हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 3 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की संभावनाएं इनसे बढ़ जाएंगी। तो बस मेरे साथ आप बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक शेयर एक कमेंट जरूर किया करें। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक कॉपी कर दूंगा, आप वहां से उसको ओपन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर। आप बस वीडियो को पूरा देखना। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंदिनी दास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंदिनी दास। यह पुरस्कार अब देखते हैं, इसकी व्याख्या। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023, इसको प्रारंभ कब किया गया था? यह पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था 2013 से। याद रखना, अब की बार जो है 2023 में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नंदिनी दास को। इनके किस पुस्तक के लिए? तो इनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया के लिए दिया गया है। इसमें जो है इस पुस्तक में उल्लेख किसका किया गया है? तो इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है सर टॉमस रो के भारत आगमन की इसमें पूरी कहानी दी गई है। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो आपको बताना है। तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। इसको याद रखना। यह पुस्तक जो है किससे संबंधित है? सर टॉमस रो से संबंधित है, जो भारत में इसके आगमन की पूरी कहानी इसमें लिखी गई है, और यह जहांगीर के दरबार में आया था। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कोर्टिंग इंडिया। इन्हें जो है 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक 2023 पुरस्कार दिया गया है। इसको आप याद रखना। अब कुछ जो बाकी महत्वपूर्ण ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। जैसे बिहान तल्या, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें पुरस्कार दिया गया है, मतलब बी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी के लिए सही हो जाएगा, इन्हें फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है बिहान तल्या को। ये कहाँ के हैं? ये बेंगलुरु के हैं। और ऑप्शन सी जो है, यह जो है ऑप्शन सी यानी दीनानाथ राजपूत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है सेकंड रोहिणी नैयर पुरस्कार। ये भी याद रखना। और दीप नारायण को क्या दिया गया है? ऑप्शन डी, इन्हें दिया गया है वैश्विक अध्यापक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर्स पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? दीप नारायण नायक का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। इसको आप याद रखना, बंगाल से इनका संबंध है। अब देखते हैं कि 2023 में और किसी पुरस्कार मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नरगेसी मोहम्मदी को। ये कहाँ की हैं? तो यह ईरान की हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा ट्रिक बनाया गया था? तो नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए, तो शांति के लिए नरगेसी को ईरान में। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नरगेसी मोहम्मदी को। और यह किस देश से संबंधित है? या ईरान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। और ये किस देश की हैं? तो यह है USA की, ये है अमेरिका की। इसे याद रखना। और इसका ट्रिक क्या था? अर्थ गोल है, अर्थ गोल, यहां से गोल है, अर्थ गोल है, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? क्लाउडिया गोल्डिन को। अब नेक्स्ट है पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है थलास्पिन प्रदीप को। किसे दिया गया है? थलास्पिन प्रदीप को। 8वां प्रश्न है, नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है सत्यनारायण को। 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? सत्यनारायण को। यह भी आप याद रखना। अब हम प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 है, हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लेचले घोषणा पत्र। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। AI सेफ्टी समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका UK यानी यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। किस स्थान पे? तो ब्लेचले स्थान पर इसको किया गया था। इसमें जो है AI के जोखिमों को मिलकर कार्य करना है, यानी कि भविष्य में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन मानव की बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करे, उसको AI कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि AI जो है भविष्य में किसी भी प्रकार की मानव को क्षति न पहुंचाए, उसके लिए जो है यह समिट करी गई थी। और यह जो है किससे, इस हिसाब से इसका संबंध हो जाता है ब्लेचले स्थान से, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है ब्लेचले घोषणा पत्र, जो कि संबंधित है AI के जोखिमों से मिलकर निपटना। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है कितने देशों ने भाग लिया है। तो इसमें जो है 28 देशों ने भाग लिया और भारत भी इसमें शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेकेंड AI समिट कहाँ होगा। तो यह होगा साउथ कोरिया में। और थर्ड AI समिट कहाँ होगा। तो यह फ्रांस में होगा। इसको भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन गोल्डन आर्ब यह किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन गोल्डन आर्ब संबंधित है यूके के जो किंग चार्ल्स III है उनकी ताजपोशी का जो कार्यक्रम हुआ था, मतलब उनको जो ताजपोशी कराया गया था उसको जो है ऑपरेशन गोल्डन आर्ब के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्या है कि कुनमिंग घोषणा पत्र ये कब हुआ था। तो मतलब यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी 15 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 इसका संबंध है कुनमिंग घोषणा पत्र से। और यह जो है संबंधित किससे था। तो यह जैव विविधता से संबंधित था कुनमिंग घोषणा पत्र। और यह कहाँ हुआ था। तो यह मॉन्ट्रियल में हुआ था, यानी इसका होस्ट जो है कनाडा था। ठीक है, इसको आप याद रखना। होस्ट कौन था। तो यह होस्ट कनाडा था, लेकिन इसका हेड कौन था। तो इसका हेड था चीन। इसको भी आप साथ साथ याद रखना। नेक्स्ट है दिल्ली घोषणा पत्र, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है G20 से। और इस बार थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। और यह कब आयोजित किया गया था। तो 9 से 10 सितंबर को, ये भी याद रखना। और रामसर कन्वेंशन ये कब हुआ था। तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 में। और रामसर स्थान कहाँ पे है, यह ईरान में है। और जो ये रामसर कन्वेंशन हुआ था यह किससे संबंधित था। तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, इसलिए हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र दिवस मनाते हैं। इसको भी साथ में याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज की गई है। सर्वाधिक मृत्यु दर कहाँ उपस्थित की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। लेकिन सड़क दुर्घटना में इसको आपको पूरा व्याख्या दें तो क्लियर हो जाएगा। सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। दुर्घटना सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है, लेकिन मौत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो यह उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर और तमिलनाडु में जो है यह दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मौतें होती है। दुर्घटना में तमिलनाडु और मौत में उत्तर प्रदेश होता है। और इसका कारण क्या है, इतनी दुर्घटना और इसका मौत होने का सबसे ज़्यादा कारण है तेज गाड़ी चलाना। इसमें जो है कितने आयु वर्ग के पुरुष आते हैं। तो इसमें 18 से 45 वर्ग के जो पुरुष होते हैं इनकी ज़्यादातर मृत्यु हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तेज पहुंचने से अच्छा है कि 2 मिनट देरी भली है। ठीक है, क्योंकि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है, इस हिसाब से आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। 2 मिनट में कोई आगे पीछे हो जाने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयु वर्ग में मृत्यु किसकी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो यह हो रही है 18 से 45 वर्ष के जो इंसान है उनकी ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि गाड़ी स्लो चलाएं। 2 मिनट कहीं लेट से पहुंचेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर 2 मिनट जल्दी में करेंगे तो बहुत कुछ किसी का नहीं, अपने ही परिवार का बिगाड़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है प्रश्न 4, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन बाइसन का संबंध है लद्दाख से। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1 नवंबर 1948 को जोजिला नामक स्थान पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, 1 नवंबर 1948 को भारत ने जोजिला नामक स्थान पर पाकिस्तान को हराया था। इसे ही क्या कहा जाता है, इसी घटना को ऑपरेशन बाइसन कहा जाता है। वर्तमान में जो है यह स्थान कहाँ पे है। तो जो जोजिला स्थान है, यह जो जोजिला स्थान है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, यह नेशनल हाईवे को जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। और यह स्थान जोजिला स्थान कहाँ हो जाता है, यह लद्दाख में हो जाता है। तो ऑपरेशन बाइसन का संबंध हो जाता है लद्दाख से। और ऑपरेशन बाइसन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1948 को, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है इसको देख लेते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत यह कहाँ पे हुआ था। यह संबंधित है सियाचिन, यानी कि जो लद्दाख में यह युद्ध स्थल है। सियाचिन यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। तो ऑपरेशन मेघदूत में हमने पाकिस्तान को सियाचिन से खदेड़ दिया था। और ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था। तो 1984 में। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो। इसमें जो है हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। और यह ऑपरेशन पोलो कब हुआ था। तो यह हुआ था 1948 में। आप डेट देख सकते हैं कि यह 1900 मेघदूत 1984 में, ऑपरेशन पोलो 1948 में। और जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन अभी फिलहाल में भारत के द्वारा चलाए गए थे विभिन्न देशों में अपने भारतीयों को बचाने के लिए। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में,
ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। प्रश्न 5 है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? किसके खिलाफ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका के खिलाफ। अब देखते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसका होस्ट कौन है? तो इसका जो होस्ट देख रहे हैं अपने भारत में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है। आईसीसी वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? तो इस बार शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, ठीक है। इसके शुभ और इसमें जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है, इसको याद रखना। और वैश्विक राजपूत कौन है? तो वैश्विक राजपूत है सचिन तेंदुलकर, इसको भी साथ में याद रखना। इसमें जो है भारत ने श्रीलंका को कितने रन से हरा दिया? तो 302 रन से भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। इसमें श्रीलंका ने टोटल जो है 55 रन बनाया था और इस पर श्रीलंका की टीम सिमट गई 55 रन पर। और इस हिसाब से भारत ने यह सेकंड जीत करी है सबसे बड़ी। और पहली जीत अब पूछेंगे किसने करा है वर्ल्ड कप में? तो सबसे बड़ी जीत करी है ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे बड़ी जीत जो है वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसके विरुद्ध? तो यह नीदरलैंड के विरुद्ध, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हराकर यह पहला स्थान वर्ल्ड कप में हासिल कर ली है। और वहीं जो है भारत ने श्रीलंका को हरा के दूसरा स्थान हासिल किया है, इसको भी आप याद रखना। इस हिसाब से भारत अब की 2023 में भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाती है। अभी तक जो है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत पहली टीम बन जाती है। और यह मैच जो है जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से हराया था, यह मैच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। और यही वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की जो है प्रतिमा स्थापित की गई थी, इसको भी आप मतलब याद रखना। वानखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो सचिन तेंदुलकर की, साथ में ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी तक सबसे कम स्कोर किसका रहा है विश्व कप में? तो सबसे कम स्कोर रहा है कनाडा का। अब बोलेंगे कनाडा भी मैच खेलता था, हाँ तो खेलता था। विश्व कप इतिहास में सबसे कम स्कोर किसका है? कनाडा का था। और किसके विरुद्ध था? तो यह श्रीलंका के विरुद्ध। और यह मैच खेला गया था 2003 में। तो 18 ओवर में कनाडा जो है 18.3 ओवर में 36 रन पर सिमट गई थी। श्रीलंका ने 36 रन पर कनाडा को ऑल आउट कर दिया था। एक दिन श्रीलंका जो है 36 रन पर सिमट गई थी, आज जो है कल हमने श्रीलंका की लंका लगा दी। कितने रनों पे? तो 55 रनों पे। तो आप इतना भी याद रखें कि समय बदलता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे होना पड़ता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस आप सभी मेहनत करें। तो आपका छठा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखें, हम क्लियर कर देंगे। तो भारत में जो है 4 सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला है तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, और दूसरे स्थान पर है पद्म विभूषण, तीसरे पर है पद्म भूषण, चौथे पर है पद्मश्री। तो इसी के तर्ज पर केरल जो है अपना जो है सबसे हाई जो पुरस्कार होता है वो देता है केरल ज्योति। भारत रत्न के स्थान पर इसके पास मतलब यह कोई पुरस्कार नहीं देता है। दूसरे जो पद्म विभूषण है इसके स्थान पर केरल ज्योति देता है, पद्म भूषण पर केरल प्रभा देता है, पद्मश्री पर केरल श्री देता है। तो अब देखते हैं कि जो है केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यानी टी पद्मनाभन को। यह एक लेखक है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है, जो कि केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। और केरल प्रभा जो है ये फिलहाल अभी 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक महिला फातिमा बीबी है, ये कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, इसको साथ में याद रखना। और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो ये है नटराज कृष्ण मूर्ति जी को केरल प्रभा पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट है क्योंकि महत्वपूर्ण पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया है, यह असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह दिया गया था डॉक्टर तपन सेकिया को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया है दत्तोत्रय धर्माधिकारी को, ये भी आप याद रखना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला जो है प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को दिया गया था, और सेकंड वहीं किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था आशा भोसले जी को, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि यूपी के सीएम हैं। और केरल शीर्ष पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में? तो यह दिया गया है फातिमा असगर को, ये भी आप साथ में याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 7वां, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान भारत को मिला है। अब देखते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023, इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के किस प्रांत में हो रहा है? तो चांगवोन प्रांत पे
एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, इसको आप याद रखना। इसमें जो है पहला स्थान किसे मिला है, तो चमगादड़ चाइना को मिला है, इसका पहला स्थान है। और वहीं अपना प्यारा भारत को जो है सेकेंड स्थान मिला है, इसको भी आप याद रखना। इसमें जो है भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 13 ब्रोंज, टोटल 105। आप इसको, मेरी मैथ बहुत अच्छी है तो मुझे जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं। 21 पदक गोल्ड में, 21 पदक जो है सिल्वर में और 13 पदक ब्रोंज में, तो भारत के टोटल कितने हो जाते हैं, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और यह जो है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप अब की बार किस क्रम का था, तो यह क्रम था 15वें क्रम का। इसका आयोजन कहाँ किया गया, साउथ कोरिया में। भारत का स्थान इसमें कितना है, तो भारत का स्थान इसमें है सेकेंड और चाइना का स्थान है प्रथम। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेल। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था, तो यह बर्मिंघम में हुआ था। इसमें भारत का स्थान कितना था, तो भारत का स्थान था 4। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने इसमें टोटल 61 पदक जीते थे। और पहले स्थान पर कौन था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो 23वां कॉमनवेल्थ गेम होगा, इसका आयोजन कहाँ होगा, 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। 19वां एशियन गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अभी हाल ही में समापन हुआ है इसका, तो इसका आयोजन हुआ था हांगजो चीन में। इसमें भी भारत का स्थान चौथा है, इसमें भी भारत का स्थान चौथा है। और इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 107 पदक जीते हैं। इनमें से 28 जो है गोल्ड है। इसमें भी जो है चमगादड़ चाइना पहले स्थान पर है, साथ में याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है, तो आप देख रहे हैं कि 2023 में सबसे ज़्यादा जो है बात किस पर हो रही है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अब देखते हैं व्याख्या में, कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मतलब किसे सम्मानित किया है, यानी उसके जो है डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर शब्द किसे घोषित किया गया है, तो वह घोषित किया गया है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जब मशीन जो है मानव की बुद्धि की तरह काम करने लगे तो उसे एआई का दर्जा दिया जाता है। और 2022 में किसे यह पुरस्कार मतलब ऑफ द ईयर जो है कॉलिंस डिक्शनरी में किसे चुना गया था, तो यह चुना गया था लॉकडाउन शब्द को। 2022 का 2023 का एआई शब्द है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि चैट जीपीटी यह किसका है, तो यह ओपन एआई का है। बार्ड किसका है, यह गूगल का है। तो ओपन चैट जीपीटी के काउंटर में गूगल ने क्या लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था इसके काउंटर में। नेक्स्ट है लीसा, क्या है, लीसा जो है एआई आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। यहाँ पे यह कहाँ कार्य कर रही है, तो यह ओडिशा में काम कर रही है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो लीसा का कार्य क्या है, यह एक क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, तो ओडिशा में। प्रश्न हमारा 9वां है, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 दिया गया है, इसको आप याद रखना। अभी जो है हाल ही में मेरा माटी मेरा अभियान, मेरा माटी मेरा देश जो है यह समापन किया गया। यह जो है समापन किया गया है किस तारीख को, तो यह तारीख है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2023 को मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है समापन किया गया 31 अक्टूबर को। इसमें जो है स्लोगन क्या था, तो इसमें स्लोगन था मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, इसका स्लोगन था। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य या यूटी यानी जो है केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें पहला स्थान जो है किसे दिया गया था, तो इसमें पहला स्थान मिला था जम्मू कश्मीर को। और सेकंड स्थान किसे मिला था, तो यह मिला था गुजरात को। और तीसरे स्थान पर जो है हरियाणा और राजस्थान तीनों तीसरे स्थान पर सिमट गए हैं। इसमें जो है तो अमृत महोत्सव पुरस्कार जो है पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर के होने के कारण तो पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। और इसी हिसाब से अमृत महोत्सव पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अब देखते हैं अगर मिनिस्ट्री में पूछे जो है अमृत महोत्सव का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है विदेश मंत्रालय को। ठीक है कि भारत का विदेश मंत्रालय अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहा है, तो इस हिसाब से इसे अमृत महोत्सव का पुरस्कार दिया गया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव यह कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 को। ठीक है, और इसका अंत अभी मैंने बताया इसका अंत हुआ था 31 अक्टूबर 2023 को। और 12 मार्च की डेट को क्यों चुना गया था, तो 12 मार्च की डेट को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और इसका अंत कब किया था दांडी यात्रा का, तो इसका अंत हुआ था
ख़त्म कब किए थे, तो इसका ख़त्म किए थे 6 अप्रैल को। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? किस राज्य में पहली बार जो है पीएम मोदी जी ने हेरिटेज ट्रेन का प्रारंभ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात में। अब देखते हैं व्याख्या। एकता नगर, जिसे पहले क्या कहा जाता था, केवड़िया घाट कहा जाता था, इसका नाम बदल के अभी एकता घाट कर दिया गया है। यह जो है एकता घाट से और अहमदाबाद के बीच एक ट्रेन का शुभारंभ की है पीएम मोदी जी, और इस ट्रेन का नाम है हेरिटेज ट्रेन। इसको आप याद रखना। तो इस हिसाब से जो है गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन कौन सी बन जाती है? हेरिटेज ट्रेन। ठीक है, और ये जो है इसको निर्माण किसने किया है? तो इस ट्रेन का निर्माण जो है किया है बड़ोदरा में। इसका निर्माण कहाँ हुआ? बड़ोदरा में। और इसमें जो है इंजन किस प्रकार का है? तो इसमें इंजन है इलेक्ट्रिक इंजन, यानी कि वायु प्रदूषण इसमें नहीं होगा। और इसकी जो है दूरी कितनी रहेगी, मतलब एकता नगर से अहमदाबाद तक की दूरी को जो है कितना किलोमीटर है? तो 182 किलोमीटर के बीच जो है हेरिटेज ट्रेन शुरू किया गया है। और इसको मतलब हरी झंडी कब दिखाई गई? तो 31 अक्टूबर को यह स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है 3 कोच हैं और 182 किलोमीटर ही क्यों शुरू की गई है? इसका कनेक्शन है क्योंकि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल जी की है कितनी ऊंची है? तो 182 मीटर है। इसको भी आप याद रख लेना। इसलिए 182 किलोमीटर इस ट्रेन की दूरी को तैयार किया गया है। एकता शब्द किससे संबंधित है? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण हेरिटेज ट्रेन जो भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। तो पहली हेरिटेज ट्रेन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। यह कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था 1999 में। और दूसरा सेकंड है ये कालका शिमला, इसे कब शुरू किया गया था? तो 2008 में। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा नीलगिरी है। और चौथा छत्रपति शिवाजी है। तो इस हिसाब से आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक कॉपी है, आप वहाँ से उसको ओपन करें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तो कल फिर मिलते हैं। आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।